All of you, today we are going to start with the second part of chapter number 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में भी हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करते हैं और हमारे सामने जो इस टॉपिक है वो है डिविडेंड डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं जो एक फर्म के डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी कि एक फर्म की अर्निंग जो है वो हाई है या लो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर फर्म की अर्निंग हाई होगी तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड या हाई रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स उन्हें रिटर्न कर पाएगी। अगर लो होगी तो उसे लो ही करना पड़ेगा। सेकंड है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग में स्टेबिलिटी, स्थिरता, यानी कि हर साल या हर महीने जो फर्म की जो अर्निंग है वो स्टेबल होनी चाहिए। इससे ही वो क्या कर सकेगी, इससे ही वो एक स्टेबल जो डिविडेंड है उसे हर साल अनाउंस कर सकेगी और जिससे कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स यानी कि जो ऑनर्स हैं एक फर्म के वो सेटिस्फाई रहेंगे विद द वर्किंग ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। बिल्कुल सही बात है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होगी तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था हमारी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी रहेगी। फर्म की जो डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा हर साल, जिससे कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या जो हमारे फर्म के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो लोग जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे अगर ये फैक्टर्स जो है एक फर्म के कंट्रोल में रहेगा या इनका जो डिसीज़न है फर्म ने बिल्कुल एक कंप्लीट डिसीजन सोच समझ के विद द डिस्कशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया है तो वो लोग सेटिस्फाई फील करेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर एक फर्म ऐसा एक डिविडेंड अनाउंस करे जिससे कि वो अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कर सके तो वो बहुत अच्छी बात है। दोनों जो काम है एक फर्म के दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पा रहे हैं। बट अगर फर्म खाली डिविडेंड देने पर ही फोकस करेगी तो वो कभी भी क्या कर पाएगी, कोई नई जो अपॉर्चुनिटी है उसे इनकैश नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एक फर्म के लिए होता है जो कि एक डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, टैक्स पॉलिसी ये जो है एक नया जो है इसमें हेडिंग है, इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। टैक्स पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट ने टैक्स घटाए हैं या बढ़ाए हैं, ये भी हमारे फर्म के डिविडेंड डिसीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो हमारे पास खर्च करने के लिए जो हमारी इनकम है वो कम बचेगी और अगर टैक्सेस कम होंगे तो हमारे पास ज़्यादा इनकम बचेगी, जिससे कि एक फर्म जो है अच्छा एक जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो कर सकेगी। ठीक है। शेयर मार्केट की कंडीशन, एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट, ये जो कैपिटल मार्केट का टॉपिक है ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है फाइनेंशियल मार्केट उसमें डिस्कस करेंगे कि एक फर्म का कितना एक्सेस है कैपिटल मार्केट तक, वो वहाँ से फंड्स आसानी से रेज कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया कि एक डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए सिंपल अगर मैं बुक की लैंग्वेज से ही समझाऊं तो बुक की लैंग्वेज तो सामने लिखी है, बुक में भी है, बट अगर इसे सिंपल तौर पे समझा जाए फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मतलब पैसा यानी पैसे की, और प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, उसका अरेंजमेंट कहाँ से हो, कैसे हो, ये सब चीज़ें हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है। थिंकिंग एडवांस अबाउट द फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी यही बात बताई गई है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यानी कि पैसा जब रिक्वायर्ड है तब हमें चाहिए और वो हमें मिलना चाहिए। टू एंश्योर अननेसेसरीली फाइनेंस इज़ नॉट रेज्ड, मतलब पैसा जो है वो बेवजह या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी रेज़ करना चाहिए, अननेसेसरली उसे रेज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, अदरवाइज़ फंड्स का जो है वो जो है ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा या अननेसेसरी यूज़ हो जाएगा, जो कि एक फर्म के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है।
तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं विद द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कैपिटल बजटिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर को हमारे जो हैं अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले बट इसमें एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? अब देखिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये तो हम सब लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। तो ये क्या कह रहे हैं? इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आज प्लान करेंगे तो जब हमें उस सिचुएशन को फेस करना है तो उस प्लानिंग की हेल्प से हम उस सिचुएशन को आसानी से फेस करेंगे और उससे जो हमें फीडबैक मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। हम शॉक्स और सरप्राइजेज से जो है वो बचे रहेंगे, उनसे हमें मतलब डर नहीं लगेगा। तो ये देखिए प्लानिंग की ही इम्पॉर्टेंस हैं जो फाइनेंस की फॉर्म में बताई गई हैं। क्या कह रहे हैं? इट हेल्प्स इन अचीविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग ऑल्सो क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल 4 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो हमारे बाकी फंक्शंस को एक ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ जो प्लानिंग के इम्पॉर्टेंसेस होती हैं वो ही हैं यहाँ पर। जैसे कि इन्होंने एक और बताया है, इट लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है। आज को कल से लिंक करेंगे तो जो कि प्लानिंग हम करते ही इसीलिए है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस फर्म के ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है उसमें कितना पोर्शन डेट और कितना पोर्शन इक्विटी का लगा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कितना जो पैसा है वो बोरोड फंड से आया है और कितना पैसा जो है हमारा ऑनर्ड फंड से आया है, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसका एक फार्मूला भी होता है जिसे हम लोग जानते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज़ करते हुए इस प्रॉपर रेशो को जानना और उसे चूज़ करते हुए हमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए या कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इस डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द फर्म। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप देख रहे होंगे कि ये हर एक डिसीज़न या हर एक जो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन है उसे अफेक्ट करने वाला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, इसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो इसे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए अगर हमने एक कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें कि हमने बोरोड फंड और ऑनर्ड फंड दोनों का यूज़ करके उस स्ट्रक्चर को बनाया है, अब उसमें जो अगर हमारा बोरोड फंड है जो कि हमारी एक लायबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट भी हमारी लायबिलिटीज़ है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है जो हमें अपनी जो डेट है उसके बदले में देना है, अगर उसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कवर नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स दैट डिसीज़न हैज़ सम प्रॉब्लम, या वो हमने डिसीज़न है गलत लिया है। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इंटरेस्ट के जो कवरेज है उसे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये जानने के लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशो DSCR इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये हमारे डेट के जो अमाउंट जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ की गई है, जिससे कि हमने मिलाकर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है और इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्रोजेक्ट में, तो ये उस डेट की अमाउंट हमारे इन्वेस्टमेंट से कवर हो रही है नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, ये उसे जानने को लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जितना हाई हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशो रहेगा उतना ही एक फर्म के लिए अच्छा होता है और जितना ये लो रहेगा उतना ही बेकार होता है। अच्छा इसलिए है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो अपना डेट का अमाउंट हमने यूज़ किया है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में उसे कवर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स उसे हम जल्दी से रिपे कर देंगे। और अगर वो लो है तो दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस और वो हमारा डेट जो है वो जल्दी से नहीं रिपे हो पाएगा। तो इसलिए इन दोनों रेशियोज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और डेट कवरेज रेशो का हम लोग यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं हम ROI, यानी कि जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, उस पर हमें ज़्यादा ही रिटर्न मिलना चाहिए। सपोज़ कीजिए हमने इंटरेस्ट जो लिया है वो 10% का है, अब जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो हमारे इंटरेस्ट प्लस डेट की अमाउंट को कवर करने वाला होना चाहिए, यानी कि वो 12% से ऊपर या उससे ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट, एक डेट से फ़ंड रेज़ करने की, एक बोरोड फंड से जो फंड्स हमने रेज़ किए हैं उसको रेज़ करने की क्या कॉस्ट आ रही है। अगर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो वो फर्म के लिए नुकसानदायक है, अगर वो कम होगी, मिनिमम होगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट, ये सब फिर से वही सब हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम टैक्स रेट की बात करें तो लो टैक्स रेट एक फर्म के लिए अच्छी बात है, हाई टैक्स रेट एक फर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। लो फ्लोटेशन कॉस्ट एक अच्छी बात है, हाई फ्लोटेशन कॉस्ट एक फर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑनर्स फंड से पैसा जब हमने रेज़ किया है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब यही फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो हाई अगर हमारे पास परसेंटेज आ रही है तो वो एक फर्म के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इन सब फैक्टर्स को, इस चैप्टर को स्टडी करते हुए ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इनसे अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, व्हेन अ फर्म इज गोइंग टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग टू द फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज ऑल्सो नॉन एज फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक फर्म बहुत लंबे समय के लिए अपना पैसा जो कि 5 या 5 साल से ज़्यादा होता है उसमें इन्वेस्ट करने जा रही है, तो इसलिए ये एक फर्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफ़ेक्ट्स, पैसा जो है वो लंबे समय के लिए होगा इन्वेस्ट, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी लंबे समय तक फर्म पर रहेगा। लॉन्ग अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, बहुत हाई अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। रिस्क इन्वॉल्व हाई रहेगा। इनरिवर्सिबल डिसीज़न, यानी कि जो डिसीज़न है वो इरिवर्सिबल रहेगा, यानी कि आप उसे बिना लॉस के जो है वो वापस नहीं ले सकते। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं एक फ़र्म के लिए, और इन्हें जानना फ़र्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग अबाउट अनदर डिसीज़न, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल डिसीज़न, यानी कि हमारी डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल करने वाले जो डिसीज़न होते हैं वो वर्किंग कैपिटल डिसीज़न कहलाते हैं, या डिसीज़न रिगार्डिंग टू द करंट एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है। इम्पॉर्टेंट होना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए वर्किंग कैपिटल यानी कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी कि हमारे जो ऑपरेशंस है वो बहुत ज़्यादा हो गए या एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा, तो हमारी जो पर डे इनकम है वो भी घटेगी, जो कि एक फर्म के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इन्होंने बताया टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कंसर्निंग नहीं है। दैट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। अब इस चैप्टर के हम लास्ट जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उन दोनों फैक्टर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। देखिए तो फैक्टर्स जो हैं वो सामने हैं आपके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इसे केयरफुली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल से जो रिलेटेड फैक्टर्स है उन्हें पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस। देखिए जो नेचर है वो दो चीज़ों पर, मतलब दो ही तरह की जो फर्म्स होती हैं उन पर डिपेंड करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म और एक ट्रेडिंग फर्म। अगर आपकी फर्म मैन्युफैक्चरिंग है, दैट मीन्स आपके ऑपरेशंस यानी कि मशीन का यूज़ जो है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट वो है ज़्यादा होने वाली है, और जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि आपके ऑपरेशंस, यानी कि एक फर्म जो रॉ मटेरियल यूज़ के फिनिश गुड बनाती है, अगर वो बहुत लंबा है तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा ऑपरेशंस यानी कि ज़्यादा मशीन्स और ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। चॉइस ऑफ टेक्निक्स यानी कि प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक्स होती हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन ओरिएंटेड, दूसरी लेबर ओरिएंटेड। तो इसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन ओरिएंटेड है तो दैट मीन्स मोर फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करेंगे तो दैट मीन्स मोर मशीन्स, अगेन मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये सब इसी तरह से सारे जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को शो करते हैं कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो हाई होगी या लो होगी। जैसे इसमें से मैं एक और जो है वो फैक्टर आपके सामने, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ये लास्ट जो है इसमें दिया गया है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर एक फर्म ने कोलैबोरेशन यानी कि दूसरी फर्म्स की हेल्प लेकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, क्योंकि दूसरी फर्म के पास भी जो है अपनी मशीनरी वगैरह होगी। तो कोलैबोरेशन करेंगे तो दोनों फर्म्स का काम एक ही जो है हमारी एसेट से चल जाएगा, तो इसलिए इसमें फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। अगर कोलैबोरेशन कम होंगे तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हम लोग अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग है तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो हैं, अगेन अगर स्केल ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा हैं तो वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मशीन्स को फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर वो ज़्यादा है तो दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग टू बी हाई। सीजनल फैक्टर्स यानी कि सीज़न, अगर एक फर्म का जो सीज़न है वो पीक पर है तो दैट मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर सीज़न फ्लॉप है तो दैट मीन्स कम प्रोडक्शन, कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है या छोटा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बड़ा प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल, कम छोटा प्रोडक्शन साइकिल कम आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्रेडिट अलाउड, कितना मार्केट से आप पैसा जो हैं वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। क्रेडिट अवेल, कितना आपको मिल सकता है और कितना आप ले रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस करें, जान लें कि कितना आपको मिल सकता है, कितना आपने लिया। तो कोई भी फर्म बहुत ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं लेना चाहेगी जब उसे बहुत इमरजेंसी होगी, और वर्किंग कैपिटल के लिए फर्म्स जो हैं अधिकतर वर्किंग जो अपना फंड्स हैं वो रेज़ नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल सही बात है, इजीली अवेलेबल है या बहुत ही आपको दूर से या बहुत रेयरली आपको जो आपका रॉ मटेरियल है आपकी प्रोडक्शन के लिए मिलता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है, जो आपकी रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को घटाएगी या बढ़ाएगी। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आपके सामने जो इस चैप्टर से वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल या हमारे डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन सब से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स थे ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाता है। थैंक यू।